Bismillahirrahmanirrahim. Students, my name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. हमने कुछ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस को डिस्कस किया था. उसमें पहले नंबर पर रेंज थी. उसमें हमने अनग्रुप और ग्रुप डेटा को कैलकुलेट किया. फिर हमने क्वार्टाइल डेविएशन को देखा. क्वार्टाइल डेविएशन में हमने अनग्रुप डेटा की कैलकुलेशंस की और उसके बाद हमने ग्रुप डेटा की तरफ मूव किया. और ग्रुप डेटा में हमने डिस्क्रीट केस को कंसिडर किया था, उसकी कैलकुलेशंस की थी. आज हम क्वार्टाइल डेविएशन की कैलकुलेशंस ही करेंगे, लेकिन उसमें हम ग्रुप डेटा का कंटिन्यूस केस कंसिडर करेंगे. तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ और वहाँ देखते हैं कि हम क्वार्टाइल डेविएशन को ग्रुप डेटा में जो कंटिन्यूस केस है उसमें किस तरह कैलकुलेट करेंगे. तो आइए बोर्ड की तरफ देखें. जी स्टूडेंट्स, क्वार्टाइल डेविएशन ग्रुप डेटा, उसको समझने के लिए हमें पहले एक एग्जांपल देखनी पड़ेगी और फिर हम उसकी कैलकुलेशंस की तरफ मूव करेंगे. मैं डेटा नोट करता हूं, आप उसको ज़रा ऑब्जर्व करें और उसमें ग्रुप्स को और फ्रीक्वेंसीज को देखें. एग्जाम्पल में हम ग्रुप्स को देखेंगे और उसकी कुछ फ्रीक्वेंसीज को कंसिडर करेंगे. ये कुछ ग्रुप्स हैं. हमारे पास 5 ग्रुप्स हैं और उसकी फ्रीक्वेंसीज हैं. कमोबेश आपके पास यही डेटा होता है इसी टाइप का, जिसमें ग्रुप्स की तादाद जो है वो वेरी कर सकती है. ग्रुप्स की तादाद जो है वो 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है और इसमें एक कम भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है. उसका फ्रीक्वेंसी देखें. सो आप यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ पर फिर मैं यहाँ बात रिपीट करूँगा अपनी, जो मैंने लेक्चर नंबर 17 में भी आपको कही थी, कि एक्चुअली हम क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट कर, लेकिन क्वार्टाइल डेविएशन का जब फॉर्मूला माइंड के अंदर आए तो वो क्या है, दैट इज Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है जी. इसका मतलब ये हुआ कि वही फोकस हमारा क्या है, Q3 यानी अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल. सो अपर क्वार्टाइल को आपने कैलकुलेट करना है कंटिन्यूस केस में और लोअर क्वार्टाइल को कैलकुलेट करना है, जो कि ऑलरेडी आप अपनी मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में कैलकुलेट कर चुके हो. ठीक है जी. सो यहाँ हम उसको एक तरह रिवाइज कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं. तो आपके लिए ये एक अच्छा मौका है कि आप उसको दोबारा देखें और अपनी कोई डेफिशिएंसीज अगर रह गई हैं तो आप उसको इम्प्रूव कर लें. तो चलें इसके सोल्यूशन को हम अगले बोर्ड पे देखते हैं. इसको किस तरह देखें. इसको कैलकुलेट करना है हमें Q3 के लिए क्या कुछ रिक्वायर्ड है, ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है. अभी मैं आगे लिखता हूं तो आपको मजीद उसका जो है वो कंफर्मेशन और क्लैरिफिकेशन हो जाए. तो अगले बोर्ड की तरफ चलते हैं. देखें जी, तो क्वार्टाइल डेविएशन में कंटिन्यूस केस के अंदर आपको क्या कुछ कैलकुलेट करना होता है. देखें, कंटिन्यूस केस में आपके पास ग्रुप्स जो है वो लिमिट्स की फॉर्म में होते हैं. आपके पास अपर और लोअर लिमिट्स होती हैं, आपके पास फ्रीक्वेंसीज होती हैं. ठीक है, आप उनको कंसिडर करते हुए आगे कैलकुलेशंस में जब जाते हैं तो क्वार्टाइल्स के लिए यानी क्या है, आपने Q1 कैलकुलेट करना है, Q2 या Q3, तो आपको क्लास बाउंड्रीज और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज दोनों चाहिए होती हैं. ठीक है जी. सो इस डेटा में आपने ये देखना है कि हमें क्लास बाउंड्रीज और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज बनानी है, क्या दोनों बनानी है या एक बनानी है. समटाइम्स ऐसा भी होता है, मैंने ये एग्जांपल इसलिए भी चूज किया कि आपको अंदाजा हो जाए कि समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको डेटा ऐसा मिलता है कि जिसमें आपको क्लास बाउंड्रीज और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज जो दो नेसेसरी कॉलम्स हैं, वो दोनों कॉलम्स में से एक जो है वो कैलकुलेट नहीं भी करना होता. वो कैसे, वो आप जरा देखिए एग्जांपल में.
जब हम इसका सोल्यूशन देखेंगे एग्जाम्पल का, तो आप जरा गौर करें क्वेश्चन की तरफ कि ग्रुप्स में 10 to 20 फर्स्ट, 20 to 30 सेकंड, 30 to 40 थर्ड। अब आप इसमें देखें अगर, तो जहां पर फर्स्ट ग्रुप जो है वो एंड हो रहा है, वहीं से सेकंड ग्रुप जो है वो स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको ऑलरेडी जो है वो क्लास बाउंड्रीज गिवन है, और इसका तरीका भी यही होता है कि आप डायगोनली जो है वो इसको चेक करते हैं। अगर डायगोनली आपके पास वैल्यूज सेम आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास वो क्लास बाउंड्रीज ऑलरेडी गिवन है। सो इसका मतलब है कि मैं इसको डायरेक्ट स्टार्ट कर सकता हूं क्लास बाउंड्रीज से और फ्रीक्वेंसीज। ठीक हो गया? यानी क्लास बाउंड्रीज को देखें तो हम उसी तरह लिखेंगे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, and then finally 50 to 60। अब इसकी फ्रीक्वेंसीज को भी देख लें साथ ही, 3, 8, 14, 7 और 4। फाइनली आपके पास ये डेटा जो है वो यहां पर आपने कॉपी कर लिया। अब आपने जो कैलकुलेशन करनी है, यानी क्लास बाउंड्रीज ऑलरेडी गिवन थी और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। अब आपकी जो एक कैलकुलेशन रह गई है वो क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज जो है वो आप कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि क्वार्टाइल्स को कैलकुलेट करने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक नेसेसरी कॉलम है। ठीक है जी। सो देखिए वही कॉन्सेप्ट, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज, और उसके बाद आप नेक्स्ट वैल्यूज जो है वो ऐड करते हुए डाउनवर्ड्स आएंगे। कैसे? 3 + 8 is 11, 11 + 14 is 25, 25 + 7 is 32, and then it is 36। सो आप ये कह सकते हो यहां पर कि आपका जो सिग्मा एफ है दैट इज इक्वल टू 36, क्योंकि हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो आमतौर पर सिग्मा एफ के इक्वल होती। सो अब आगे चले हम फॉर्मूलाज की तरफ कि Q1 का फॉर्मूला क्या है जी? Q1 इज इक्वल टू L प्लस H/F सिग्मा F बाय 4 - C। ठीक है जी। यहां हम समटाइम्स n भी लिखते हैं, और n का मतलब अंडरस्टूड है कि वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज के इक्वल है। ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी का सम है उसको 4 पे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम Q3 क्लास कैलकुलेट करते हैं। Q3 क्लास क्या है जी? सिग्मा F बाय 4th वैल्यू। यानी आपने ये जो इतनी क्लासेस आपको गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, इनमें से आपने देखना है कि Q1 की क्लास कौन सी है। तो उसको फॉर्मूले से आप हेल्प लेते हैं, सिग्मा एफ को 4 पे डिवाइड करेंगे। सिग्मा एफ इज 36 डिवाइड बाय 4, यानी 9th वैल्यू इज योर लोअर क्वार्टाइल क्लास, यानी Q1 की क्लास जो है वो आपकी यहाँ सॉरी मैंने Q3 लिखा हुआ है, दिस इज Q1। ठीक है जी। अब 9th वैल्यू देखेंगे डेटा में से, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम देखें। फर्स्ट इज 3 एंड देन 11, और 11 का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं कि जब 11 का मतलब ये है कि चूंकि यहाँ 3 ऑब्जर्वेशंस कंप्लीट हो गई हैं, तो 4th से लेकर 11 तक यहाँ, इसका मतलब है 9th भी यहीं पर है। सो आपकी ये जो क्लास है आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं फॉर किसके लिए? दिस इज योर Q1 क्लास। अब ये जो क्लास है यहां से आप वैल्यूज उठाएंगे और इस फॉर्मूले में पुट अप करते हुए आप Q1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखें, सो आप ये कह सकते हो Q1 इज इक्वल टू L इज द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ Q1 क्लास। Q1 क्लास है, क्लास बाउंड्रीज में जाएंगे, ठीक है, और उसकी लोअर वैल्यू को कंसिडर कर लेंगे, दैट इज 20 प्लस H इज द क्लास इंटरवल, ठीक है, जिसको क्लास साइज भी हम कहते हैं, 10, 20, 30, 40, 50।
ठीक है, चूंकि ये क्लास बाउंड्रीज हैं तो हम इसको हॉरिजॉन्टल कैलकुलेशंस कर लेंगे और वो Q1 क्लास में से देख लेंगे। सो 30 माइनस 20, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 10। सो 10 इज योर H यानी क्लास इंटरवल। F क्या है जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ Q1 क्लास। Q1 क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी के कॉलम में हम देखेंगे और वहां से 8 जो है वो F की जगह पर लिख दिया। अब आगे चलें, सिग्मा F क्या है जी हमारे पास 36 डिवाइडेड बाय 4 माइनस C। व्हाट इज C? C इज द प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ Q1 क्लास। यानी ये जो Q1 क्लास आपने हाईलाइट किया, ये जो ब्लॉक बना है, इस ब्लॉक में से देखें ये 11 जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब इस 11 से आपने पिछली कंसिडर करनी, द प्रीवियस वन। C इज द प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास। जिस क्लास को आपने हाईलाइट किया है उस क्लास में से क्या है कि प्रीवियस वैल्यू को आप कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो इट इज नाउ 3। ये पुटअप यहां पर अगर मैं इनकी एब्रिविएशन से पुटअप करूं, देखें तो 20 इज द वैल्यू ऑफ L, 8 is the value of F and 3 is your C। ठीक है जी, इन वैल्यूज को हमने इस फॉर्मूले में पुट अप कर दिया। अब इसकी फाइनल कैलकुलेशंस देख लें। कैलकुलेशंस देखते हैं तो 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 8, तो यहां देखें 36 डिवाइडेड बाय 4 इज 9 माइनस 3 इज 6। सो फाइनली यह 6 हो गया। अब इसको आप जब फाइनलाइज करते हैं, ठीक है, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 8 पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 60, 10 6 आर 60, 60 डिवाइड बाय 8। तो आप इसको फर्दर नेक्स्ट बोर्ड पे हम इसकी कैलकुलेशंस को फाइनलाइज करते हैं जी। Q1 is equals to 20 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 8। अब यहां पर आप डिमैस रूल अप्लाई करेंगे। डिमैस रूल के मुताबिक पहले डिवाइड होगा और फिर उसमें आप 20 को ऐड कर देंगे। सो 60 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 20, सो इट वुड बी 27.5। क्लियर होगी बात? सो Q1 की वैल्यू आपकी आ गई 27.5। अब आगे चलते हैं हम Q3 की तरफ। Q3 इज इक्वल टू L प्लस H ओवर F सिग्मा। अब यहां देखें सिग्मा F बाय 4 माइनस C जब हम करते हैं तो ये Q1 का फॉर्मूला बनता है। तो Q3 के लिए क्या करते होते थे हम, यहां पर हम सिग्मा F के साथ, यहां मैं इसका कलर चेंज करता हूं, दैट इज 3, यानी यहां पर हम 3 टाइम्स सिग्मा F बाय 4 करते हैं। तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि Q3 क्लास क्या होगी। Q3 क्लास इज 3 टाइम्स सिग्मा F बाय 4th वैल्यू। सो देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 36 बाय 4 जब हम देखते हैं तो हम इसको कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी। 27th वैल्यू 4 9 36 3, तो हम 9 3 27 देखते हैं। अब 27th वैल्यू आपने जो है वो देखनी। अब इसके लिए आपको क्या करना है, बोर्ड 2 में देखें, क्लास बाउंड्रीज, फ्रीक्वेंसीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में देखेंगे कि आपको 27th वैल्यू देखनी है। यहां देखें दिस इज 25, लेकिन आगे इसका मतलब है कि 26th वैल्यू, 27th वैल्यू, 28 एंड सो ऑन 32 तक हमारे पास इस ग्रुप में वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही है। सो इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपकी क्लास है जो 40 to 50 तक जा रही है, ये जो क्लास है आपकी, ये कौन सी क्लास है, दिस इज योर Q3 क्लास। अब आपने यहां से वैल्यूज को लोकेट कर लेना है। वही रूल है जो Q1 में अप्लाई किया था, क्या कि लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ क्लास, ठीक है, वो है आपके पास L इज 40। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास F7 और प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज योर C फॉर
Q3 क्लास। ये सारी वैल्यूज आपने क्या करनी है, आपने फॉर्मूले के अंदर पुट अप कर देनी। जरा देखिए Q3 इज इक्वल टू L की जगह पर हम 40 लगाएंगे, H वही है जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, 50 माइनस 40 इज 10, F की वैल्यू हमारे पास 7 है, और यहां पर 3 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइडेड बाय 4 माइनस C जो है वो हमने यहां कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 25। ठीक है जी। अब जरा देखिए कैलकुलेशंस को, 40 प्लस 10 बाय 7, और यहां पर हमने इसको कैलकुलेट किया था, दैट इज 27 माइनस 25 इज 2। तो फिर फर्दर देखिए 40 प्लस 20 बाय 7। अब इसको जब हम लेके चलते हैं आगे तो 20 पहले 7 से डिवाइड होगा, ठीक है, और फिर उसमें 40 में वो ऐड हो जाएगा, इसकी जो कैलकुलेशंस होंगी। तो वो आंसर क्या बन जाएगा, 42.5 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है जी। अब आगे देखिए फॉर्मूला वो लिखा हुआ है, ठीक है, क्या है जी, क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास Q3 की वैल्यू है 42.5 माइनस Q1 की वैल्यू है हमारे पास 27.5 डिवाइडेड बाय 2। जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो आप देखिए ये आ जाएगा 15 बाय 2, और फाइनली 7.5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये जो कैलकुलेशन है ये किसके लिए, क्वार्टाइल डेविएशन फॉर ग्रुप डेटा कंटिन्यूस केस। क्लियर होगी बात। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी क्या, कि क्वार्टाइल डेविएशन की कैलकुलेशंस में Q1 और Q3 इंपॉर्टेंट है, उसकी कैलकुलेशंस हमने लोकेशन में कर चुके हैं, मेजर्स ऑफ लोकेशन में। ठीक है, सो आपने ये नहीं घबराना कि ये सारी कैलकुलेशंस जो है वो कोई यानी एक नया पैटर्न लेंगी, वही कैलकुलेशंस होंगी। आपने अभी देखा भी है, रिपीट भी हुई है कि सारी की सारी कैलकुलेशंस करने के बाद जब हम आगे पहुंचे तो जस्ट एंड में एक वो फॉर्मूला है जो इस चैप्टर का नया पार्ट है। क्लियर होगी बात सबको। अब हम बोर्ड नंबर 4 की तरफ चलते हैं और अपना नेक्स्ट जो है वो टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज 5 नंबर समरी। आइए बोर्ड नंबर 4 की तरफ जी। 5 नंबर समरी क्या चीज है, सबसे पहले इसकी हेडिंग देखिए। फाइव नंबर्स समरी से क्या मुराद, ये वो पर्टिकुलर एरिया है जिसमें हम 5 नंबर्स को डिस्कस करते हैं। अभी हम जब देखेंगे इस टॉपिक को तो आपको अंदाजा होगा ये 5 नंबर्स ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन इसका एक एंगल है समझने का, वो बड़ा डिफरेंट है। वो जरा देखिए, फर्ज कर ले कि मेरे पास एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक ब्लॉक की सूरत में हम उसको देखते हैं, लाइक ये एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन एक ब्लॉक की सूरत में मैंने उसको बना दिया। अगर आप गौर करें तो अगर मैं यहां पर एक इसको डिवाइड करता हूं सेंटर से, तो आप ये कह सकते हैं कि 50% पोर्शन ये है मेरे पास और 50% पोर्शन ये वाला। ठीक है जी। अच्छा, फर्दर इसको जरा डिवाइड करें, आपको याद आ रहा होगा कि ये पोजीशन किसकी बन रही है। ठीक है, जरा मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को, मेजरमेंट ऑफ लोकेशन को जरा माइंड के अंदर लाएं। तो ऐसी कौन सी वैल्यू थी जो डेटा को 50-50 के कॉन्सेप्ट पे लेके जाती है, दैट वाज मीडियन। ठीक है जी। अब आगे चलें, जो हमारा लेफ्ट पोर्शन है ये 50% का, राइट पे भी आपके पास 50% का पोर्शन है। इसको फर्दर अगर आप डिवाइड करते हैं 2 हिस्सों में, ठीक है, ये भी 50% है, ये भी, दोनों को, यानी ये जो आपका लोअर एरिया था, लोअर पोर्शन था, ये 50%, इसको फर्दर आपने डिवाइड कर दिया, तो आप ये कह सकते हैं दिस इज अराउंड 25%। यही काम आप आगे करें।
इसको फिर 50% पे लेके जाएं तो फिर ये भी 25% और ये 25% हो गया। अब जरा क्वार्टाइल्स का कॉन्सेप्ट माइंड में लाएं। क्वार्टाइल्स क्या थे? 3 वैल्यूज विच डिवाइड्स द डेटा इन 4 इक्वल पार्ट्स। तो जरा देखें यहां पर कि 3 वैल्यूज वो कौन कौन सी हैं, जरा देखिए। दिस इज योर Q1। क्यों? क्योंकि Q1 से जो पीछे का पोर्शन है वो 25% होता है और Q1 से आगे जो है वो 75% होता है। जरा देखिए 25, 25 एंड 25, 75%। सो अब यहां पर अगर आप गौर से देखो तो 75% एरिया जो है Q1 से आगे है, तो वो जो लास्ट वैल्यू है ये आपकी Q3 है, क्योंकि Q3 से आगे आपके पास 25% होता है। इस तरह आपके पास 3 वैल्यूज। अब ये मीडियन जो है वो चूंकि Q2 के इक्वल होता है तो इसलिए हम इसको कंसिडर कर लेते हैं यहां पे। सो 3 वैल्यूज Q1, Q2, Q3, ये वो 3 वैल्यूज है जो पूरे डेटा को, पूरे ब्लॉक को उन्होंने क्या किया, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सो इसका मतलब ये हर ब्लॉक जो है वो 25% पर चल रहा है। अब एक चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट जो समझने वाली, वो क्या कि अगर आप गौर से देखो Q1 और Q3 के दरमियान कितना है डेटा का परसेंटेज, 50%। गौर से देखो, यानी Q3 से आगे जाए तो ये देखें ये पोर्शन 25% को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पोर्शन आपको 25% रिप्रेजेंट करता है। कहां तक? Q3 तक। इसका मतलब है Q1 से लेकर Q3 तक जो है वो हमारे पास डेटा का मिडल 50% है। 25% Q3 के बाद है और 25% जो है Q1 से पहले। इसका मतलब है जो लेफ्ट और राइट पे जो पोर्शन है वो भी 50% है। इसका मतलब है Q1 से लेकर Q3 तक आपके पास 50% एरिया। ठीक है, यही वो बात थी। आप जरा देखें आपके पास कितनी वैल्यूज यहां पर एडजस्ट कर रही हैं। अच्छा, अब देखें यहां पर ये क्या चीज है, ये इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द डेटा। तो क्या स्टार्टिंग पॉइंट को हमने रेंज में नहीं देखा था? वो क्या था आपके पास? x मिनिमम, यानी मिनिमम वैल्यू, और जो एंड है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जरा देखिए, दिस इज x मैक्स। ठीक हो गया बात? सो ये वो 5 नंबर समरी है कि जब भी हम किसी डेटा को गौर से देखते हैं तो जो फर्स्ट वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू है, जो लास्ट वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू है, और उसके मिनिमम वैल्यू से जब 25% आगे मूव करते हैं दैट इज Q1, फिर 25% मूव करते हैं दिस इज Q2, फिर 25% मूव करते हैं दिस इज Q3। सो टोटल कितनी वैल्यूज होगी आपके पास? 1 मिनिमम वैल्यू, Q1 सेकंड वैल्यू, मीडियन और Q2 थर्ड वैल्यू, Q3 this is fourth value, and the last one maximum value is the fifth value. So 5 numbered summary. 5 numbered summary से मुराद ये है कि आपने डेटा की 5 कैलकुलेशंस करनी। ठीक है, और इसी से ही फिर फर्दर हम क्वार्टाइल डेविएशन की तरफ भी जाते हैं। जरा गौर करें कि क्वार्टाइल डेविएशन का एक कॉन्सेप्ट और आ गया आपके माइंड में, वो क्या कि जो मिडल 50% है, जो डेटा का मिडल 50% है, जो Q1 से लेकर Q3 तक आता है, आप उसकी रेंज कैलकुलेट करते हैं। क्या था क्वार्टाइल डेविएशन? जरा देखिए, क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ अपर एंड लोअर क्वार्टाइल। सो देखिए ये 50% है, अगर आप इस 50% की रेंज कैलकुलेट करें तो वो क्या बनती है? मिनिमम वैल्यू, मिडल 50 की बात हो रही है, मिनिमम वैल्यू ये मैक्सिमम वैल्यू। सो आप इस मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू में से जो कि Q3 है इसमें से इसको कैलकुलेट करते हैं तो वो रेंज बनती है। सो मिडल 50% की रेंज को हम क्या कहते हैं? एक्चुअली Q3 माइनस Q1, ये डेटा का मिडल है 50%, उसकी रेंज है, तो इसको हम कहते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज, जिसको हम IQR भी लिखते हैं। सो आप ये कह सकते हैं कि जब भी क्वार्टाइल डेविएशन आपने कैलकुलेट करनी है तो आप इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालें और उसको 2 पे डिवाइड कर दें।
सो हम अब एक नया एंगल, नया जो है वो साइड उसकी देख रहे हैं क्वार्टाइल डेविएशन की, कि क्वार्टाइल डेविएशन को आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि इंटर क्वार्टाइल रेंज डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी। सो 5 नंबर समरी जो है वो यहां पर एंड हो रही। 5 नंबर समरी में हमने क्या चीज देखी कि डेटा जो के अंदर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक 5 नंबर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपकी कुछ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस को भी कैलकुलेट कर रहे होते हैं और कुछ जो है वो आपकी मेजर्स ऑफ लोकेशंस को भी फाइंड कर रहे होते हैं। इसलिए ये बड़े इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं, इसके लिए इसको हम 5 नंबर समरी भी कहते हैं, कि जिसमें मिनिमम वैल्यू हमें मिलती है डेटा की, हमें मैक्सिमम वैल्यू भी मिलती है, हमें जो है वो Q1, Q2 और Q3 भी मिलता है, और Q2 चूंकि मीडियन है तो वो मीडियन की वैल्यू भी हमें लोकेट हो रही है। सो देखें Q1 मीडियन और Q3 वो मेजर्स ऑफ लोकेशंस में, और मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू जो है वो आपकी डिस्पर्शन के अंदर जो है फर्स्ट रेंज के अंदर इस्तेमाल होती है। और जब हम क्वार्टाइल डेविएशन की तरफ जाते हैं तो दैट इज द मिडल 50% एरिया, और इस मिडल 50% एरिया से हम क्वार्टाइल डेविएशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 नंबर समरी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद अब हम इसकी न्यूमेरिकल एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं, ताकि आपको न्यूमेरिकली भी अंडरस्टैंड हो कि किस तरह ये जो कैलकुलेशंस हमने की हैं ये किस तरह हमारे लिए फ्रूटफुल होती हैं और किस तरह हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। मैं डेटा कंसिडर कर रहा हूं, आप इसकी वैल्यूज को देखिए। ओके जी, देखिए आप डेटा को, इसमें मैंने वैल्यूज कंसिडर की हैं और ये सारी की सारी अरेंज्ड है। ये जरूरी नहीं है कि आपको जब एग्जांपल दी जाए वो अरेंज फॉर्म में हो, सो वो अनअरेंज भी हो सकती है। अरेंज क्यों किया? क्योंकि हमने जो 5 नंबर्स कैलकुलेट करने उसमें से हमारे पास कुछ जो कैलकुलेशंस हैं वो अरेंज फॉर्म में आती है, सो हमें अरे फॉर्म जरूरत होती है, इसलिए हमें यहाँ पर अरेंज करना है डेटा को, अगर डेटा जो है वो अनअरेंज फॉर्म के अंदर हो। ठीक है जी। सो मैंने यहाँ पर अरेंज किया ताकि हमारा थोड़ा टाइम सेफ हो सके। अब जरा गौर से देखिए, उसी तरह चलेंगे जैसे हम पीछे देख रहे थे। एक ब्लॉक होगा जो रिप्रेजेंट करेगा डेटा को, उसकी सेंट्रल वैल्यू जो है वो मीडियन है। ठीक है, अब मीडियन के लिए क्या आप कैलकुलेशंस करते हुए आ रहे हैं? दैट इज मीडियन इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाय ट्रूथ वैल्यू। आप देखिए n क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। टोटल आपके पास ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 15। सो 15 + 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी 16 by 2। इट मीन्स कि 8th वैल्यू इज योर मीडियन। जरा 8th वैल्यू को देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 33 इज योर मीडियन, दिस 33। तो आप 33 को सेंटर में यहां पर पुट अप करें। क्लियर हो गया? आप आगे चलें, आपको लोअर वैल्यू देखनी है डेटा की, दिस इज 10 और मैक्सिमम वैल्यू इज 59। सो यहां पर हम 10 लिख देते हैं और ये 59, 3 वैल्यूज हमने लोकेट कर ली। ठीक है, अब Q1 जरा देखें, Q1 क्या होगा? Q1 is equals to n+1 divided by 4th value। So n is 15 plus 1 divided by 4 is the 4th value। 4th वैल्यू देखिए वो क्या है जी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये 4th, यानी आपके पास ये 25 जो है वो 4th वैल्यू आ गई। तो अब इसका भी हम मिडिल जो है वो पोर्शन देखते हैं। 10 और 33
जो है 50% को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका 50% यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा, और ये वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी हमारे पास 25। क्लियर होगी बात। अब आगे चल रहे हैं हम Q3 की तरफ। तो Q3 को जब आप कैलकुलेट करते हैं, दैट इज 3 times n plus 1 डिवाइडेड बाय फोर्थ वैल्यू। तो यहां पर क्या होगा 3 times 15 plus 1 डिवाइडेड बाय फोर्थ। तो इसको आप देखें तो ये 12th वैल्यू होगी। सो 12th वैल्यू क्या है, ठीक है जी, 12th वैल्यू यहां से देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 36, ठीक है, वो भी इसके सेंटर में आ रही है 36। तो ये हमने इसको कर दिया। सो आप गौर से देखो, दिस इज 25%, दिस इज 25%, दिस इज 25%, दिस इज 25%। सो चार आपके जो है वो पोर्शंस बन गए 25% के। अब आप इनको नाम दे दीजिए। देखिए हमने ये कहा था द लोअर वैल्यू, द अपर वैल्यू, उसके बाद Q1, Q2 एंड Q3। अब आप टोटल वैल्यूज देखिए 1 2 3 4 5। सो 5 वैल्यूज हैं। यहां से आप अगर रेंज निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, 59 को माइनस करेंगे 10 में से, दिस इज 49 उसकी रेंज हो जाएगी। अगर आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी है तो Q1 है, ये Q3 है, 36 में से 25 माइनस करेंगे तो आपके पास 11 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना है तो वो 36 में से 25 जो माइनस किया हुआ आंसर है उसको आप किस पे डिवाइड कर देंगे, आप उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्वार्टाइल डेविएशन निकल आएगा। सो इट्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल। सो सिंपली आपने क्या किया कि डेटा है, डेटा को रेंज किया है, डेटा को रेंज करने के बाद वो 5 वैल्यूज कैलकुलेट की हैं जिसमें आप मेजरमेंट ऑफ लोकेशन और मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन के हवाले से भी इकट्ठा ही एक ही एग्जांपल के अंदर आप उसकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। होप आपको थ्योरेटिकली समझने के बाद न्यूमेरिकली भी इस एग्जांपल की समझ आ गई होगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें, ठीक है। अल्लाह हाफिज।